नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक हाई कोर्ट के ऑर्डर की। हाई कोर्ट मैं समझता हूं कि देश की पहली अदालत है जिसने इतने खुलकर आदेश किया। इतने खुलकर आदेश का मतलब है कि उन्होंने तय किया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ कैसे निपटना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बात की, अकाउंटेबिलिटी तय कर दी और ये माना गया, ये कहा गया कि अगर ये अकाउंटेबिलिटी बीएमसी या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ की है और पुलिस जिसकी बीट पर ड्यूटी है, जिसकी बीट वो पड़ती है या जो चौकी पड़ती है, उसने अगर इस पर लापरवाही की और उसके रहते हुए ये हुआ तो फिर वो दोषी होगा और हम उसको दोषी मानेंगे और उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा। मैं समझता हूं कि पहली बार, क्योंकि हमारे देश के अंदर अधिकारियों के बगैर जिनकी ड्यूटी होती है, क्योंकि हमारे देश में एक स्वभाव बन गया है सरकारी नौकरी मतलब आराम और सरकारी नौकरी मतलब रिश्वत, सरकारी नौकरी मतलब लाभ ही लाभ, सरकारी नौकरी मतलब काम करेंगे उसका अलग से पैसा मिलेगा और ना काम करने की सैलरी मिलेगी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है कि काम करेंगे तो अलग से पैसा मिलेगा, सुविधा शुल्क जिसको कहा जाता है। ये हमारे देश के कैरेक्टर में आ चुका है, इसलिए भारत करप्शन फुल करप्शन का देश है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार उस पर वो कर रही है, ईडी काम कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई काम कर रही है, पूरी शक्ति से कर रही है। पॉलिटिशियंस अभी पहले टारगेट पर हैं और बड़े मछलियां पहले टारगेट पर हैं, लेकिन करप्शन तो हमारे यहाँ मतलब उसकी उसमें आ गया है। और कहा यह जाता है कि साहूकार वो है या वो ईमानदार वो है जिसको अवसर नहीं मिला, जिसको अवसर मिला उसने चूका नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ की एजुकेशन गलत हो गई ही है और ये मानसिक रूप से दिमाग में बैठ गया है कि धन कमाने के लिए सरकारी नौकरी करना है, कोई काम नहीं करना, देश का काम नहीं करना, न पैसा कमाने के लिए नौकरी करना। ऐसी परिस्थिति में जब हाई कोर्ट इस प्रकार का आदेश करे, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या था और क्यों हाई कोर्ट को इस प्रकार का आदेश करना पड़ा और उस आदेश में उन्होंने क्या क्या किया, बीएमसी और पुलिस ने क्या एफिडेविट लगाए और क्या कार्रवाइयां करने की बात करी कि कैसे पकड़े गए। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने पहले कहा था कि हमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट बताओ कि तुम पकड़ोगे कैसे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को कैसे चिन्हित करोगे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को या विदेशियों को कैसे चिन्हित करके यहां से उनके खिलाफ आगे से कार्रवाइयां होंगी। मैं समझता हूं कि देश का काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है, किसी भी मामले में जो उसके पास आए उसमें देश का काम कर सकता है। जो वो कर रहा है, मैं जो कर रहा हूं, मैं अपने देश का काम उसमें कर सकता हूं, अगर करना चाहे तो। और ना करना चाहे तो वो सेकुलर हो जाए, ना करना चाहे तो कहे मेरे से क्या, ना करना चाहे तो कहे मुझे क्या मतलब है, और फिर देश के ऊपर भार बढ़ने दीजिए। मैं बताता हूं हुआ क्या। कुछ लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में शिकायत की। उन्होंने कहा कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जहां पर बना हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल बना हुआ है, देश का हम सब जानते हैं कि सबसे मशहूर और सबसे सक्सेसफुल कैंसर हॉस्पिटल के रूप में टाटा मेमोरियल को जानते हैं। इसके अलावा बोरीवली का क्षेत्र जाता है जहां से अक्सर अतिवादी आतंकवादी पकड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी मुंबई से जो भीड़ भाड़ का क्षेत्र है, जहां बड़ी तादाद में एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग रहते हैं, जिन बस्तियों में, वहां पर जो संस्थान बने हुए हैं, सरकारी संस्थान हैं, प्राइवेट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। टाटा मेमोरियल में जो लोग पेशेंट जाते हैं, पेशेंट के तीमारदार वहां से निकल नहीं सकते, इतना वो फुटपाथ घेरा हुआ था। मतलब मुंबई के अंदर फुटपाथों का जो बड़ा खेल था वो खेल रहा था। अच्छा, फुटपाथ का खेल आप सोचिए, बिना बीएमसी के हो जाएगा क्या, बिना पुलिस के हो जाएगा क्या। पुलिस, ऐसा भी कहा जाता है कि पुलिस वसूली करती है पर शॉप, पुलिस पर ठिए की वसूली करती है और बीएमसी भी इस तरह की वसूली करती है जो दुकानें लगती हैं। जब कभी आदेश आ जाता है तो पुलिस जाकर उनको भगा देती है, अगले दिन फिर सेटिंग हो जाती है। अगर वहाँ खर्चा उनको बढ़ाना होता है, कोई इंस्पेक्टर का नया अपॉइंटमेंट होता है, खर्चा बढ़ाना होता है, तो पहले उधम मचाता है, फिर वो नेगोशिएट करता है और पिछले वाले से और 10% ज़्यादा लेने लगता है। ये एक व्यवस्था, ऐसा कहा जाता है। हाईकोर्ट में जब ये मामले गए कि साहब हमें निकलने का रास्ता नहीं है, हम शहरी हैं, हम भारत के नागरिक हैं और इन जगहों पर ये फुटपाथ पूरी घेरी हुई है, ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन कई एक एप्लीकेशंस को, पिटीशंस को सुमोटो संज्ञान लिया। सुमोटो संज्ञान लेते हुए बीएमसी को बुलाया और पुलिस को बुलाया।
बीएमसी से उन्होंने कहा, और जब ये बहस चल रही थी, जिस समय ये आर्गुमेंट चल रहा था, बीएमसी कह रही थी कि साहब हम नो हॉकर जोन बना देंगे, हम डिजिटल मैपिंग कर लेंगे, हम डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन कर लेंगे, हॉकर्स का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, सब कुछ उन्होंने कहा। हाई कोर्ट में जब ये बहस चल रही थी तो जो बाकी के पिटिशनर थे, उन्होंने एक और बात रखी। उन्होंने कहा कि साहब इसमें एक बड़ी तादाद जो हॉकर्स हैं, जो दुकानें लगी हुई हैं, जो छोटी छोटी दुकानें, कोई पंचर लगाकर बैठा हुआ है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसमें बड़ी तादाद में विदेशी नागरिक भी हैं जो भारत में इन्फिल्ट्रेट करके आए और भारत में घुस गए। और फिर चूंकि मुंबई जैसी जगह है जहां आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा कठिन काम होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय हब बन गए हैं, जैसे मुंबई राष्ट्रीय हब है, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, पानीपत, सोनीपत, ऐसे जो क्लस्टर बन चुके हैं जहां मल्टी स्टोरी खड़ी है 25 मंजिल 50 मंजिल की, इन जगहों पर ना तो किसी को किसी से कोई मतलब है और ना ही कोई एक दूसरे को जानता है, और इसके अलावा कौन यहां पर क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। आतंकवादियों के छुपने के ये मुख्य अड्डे हो सकते हैं। इस पर चिंता की जानी चाहिए। वेलफेयर सोसाइटीज इस पर ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी पेशा होता है, सुबह निकलता है, रात को आता है, कोई बहुत ध्यान नहीं देता। बड़ी कॉलोनियों की बात मैं मान सकता हूं कि जो पॉश एरिया की कॉलोनियां हैं जहां पर 500-1000 गज का घर बना हुआ है, वहां संख्या कम है, इसलिए आपस में मेल भाव हो सकता है। लेकिन ये जो क्लस्टर बने हुए हैं जहां पर जनता कॉलोनी टाइप की बनी है, 50 गज की, 40 गज की, 30 गज की, और जो झुग्गियां बसी हुई हैं तमाम इस तरह का, यहां किसी को कोई मतलब नहीं है। आपके बगल में एक क्रिमिनल रह रहा है, उसको मतलब नहीं है क्योंकि वो जानता ही नहीं और जानना भी नहीं चाहता, और जानने के लिए उसको क्या पड़ी है। अगर वो जानना चाहता है तो वो क्रिमिनल्स वहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, मुंबई में बोरीवली, दक्षिण मुंबई, ये सब ऐसे स्थान बन चुके हैं। बहुत सारे कानपुर में भी ऐसे बन रहे हैं, मतलब जहां महानगर है और जहां से बाहर से लेबर आती है और ये मल्टी स्टोरी खड़ी होनी शुरू होती है, वहां पर इस तरह की समस्याएं हैं। अब इनमें वो कहां का नागरिक है कौन चेक करेगा और क्यों चेक करेगा? भाई क्यों चेक करे, तुम कहां के नागरिक हो? मैं भी बाहर से आया, तुम भी बाहर से आया, चलो बैठकर कुछ करते हैं, एक दूसरे को नमस्ते ही कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति में जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये बात आई कि साहब ये क्लस्टर एरिया है और इस क्लस्टर एरिया में ये जो दुकानदार हैं इसमें बड़ी तादाद में रोहिंग्या बांग्लादेशी विदेशी हैं, हाई कोर्ट का माथा खनका और हाई कोर्ट ने कहा क्या बीएमसी ने कभी इनको चिन्हित किया, इन हॉकर्स को, इन हॉकर्स की आइडेंटिटी जानने की कोशिश करी? फिर उन्होंने कहा पुलिस, क्या पुलिस की जिसकी बीट की ड्यूटी रहती है वो इन लोगों की आईडी चेक करता है? चूंकि विदेशी नागरिकों का सवाल है, इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, इसलिए बड़ी तादाद, इसलिए ये पुलिस की परमानेंट जिम्मेदारी होती। फिर हाई कोर्ट ने जो कहा, हाई कोर्ट ने कहा तुम्हारी नाक के नीचे आदमी आ जाता है, तुम्हारी नाक के नीचे जहां पर तुम बैठते हो वहां पर एक विदेशी नागरिक अपनी दुकान लगाए हुए है और तुमको पता ही नहीं है। बिना अधिकारियों की मिलीभगत के कैसे हो सकता है? इसमें निश्चित तौर से वसूली होती होगी, इसमें निश्चित तौर से यहां बहुत कुछ इकोनॉमिक गड़बड़ होगी और रिश्वत का मामला होगा। यानी कि अधिकारियों की मिलीभगत बगैर या फिर पॉलिटिशियंस की या जो इन क्लस्टरों के बॉस हैं, सुपर बॉस टाइप के क्रिमिनल्स, बड़े क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, इनके बगैर इन बस्तियों में कैसे कोई आ सकता है और तुम्हारी नाक के नीचे कैसे बस सकता है? क्या तुमने कभी चेक किया है कि ये कहां के रहने वाले हैं, ये कौन लोग हैं? इनका कोई डेटा, कोई रजिस्टर मेंटेन किया है बीएमसी ने या पुलिस ने कभी कि तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन बनता है? दोनों चुप। अब बीएमसी ने जो कहा, बीएमसी ने कहा कि हम डिजिटल मैपिंग करेंगे, डिजिटल मैपिंग करके सबका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेंगे, नागरिकता भी पता करेंगे, उनके आधार कार्ड लगाएंगे, उनका ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, और सब नो हॉकर जोन हम चिन्हित कर देंगे ताकि आम नागरिकों को समस्या ना हो। कोर्ट ने कहा ये केवल आम नागरिकों की समस्या का बात नहीं रहेगी, अब ये भारत की सुरक्षा की बात हो गई, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात हो गई, ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात हो गई। मुंबई सबसे ज्यादा अनसिक्योर है, इसलिए मुंबई के अंदर इस तरह के क्लस्टर्स में क्या आपने सारे डेटा कलेक्ट किए, उनकी नागरिकता जानने की कोशिश करी? मैं समझता हूं कि अभी तक तो केवल चुनाव आयोग की एसआईआर की बात कर रहा था। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बीएमसी और पुलिस को कहा, फिर उन्होंने कहा कि बीएमसी में जो इंस्पेक्टर एरिया का इंस्पेक्टर रहता है या सब इंस्पेक्टर
रहता है, मतलब बीएमसी का जो टैक्स कलेक्शन वाले हैं, बोले ये जो अधिकारी रहते हैं क्या इनको पता नहीं है कौन से घर में कौन रहने आया है? क्या इनको पता नहीं है कौन किसका किराएदार है? किसकी नागरिकता कहां की है इन्होंने पता करने की कोशिश की क्या? मकान का ओनर कौन है, झुग्गी का ओनर कौन है, ये जो दुकानें लगा रखी हैं ये कौन है? इसकी डिटेल लिखिए। फिर उन्होंने पुलिस से कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि जिस क्षेत्र में ये दुकानें लगी हुई हैं, जिस क्षेत्र में ये बने हुए हैं, वहां एक एक व्यक्ति की नागरिकता का डेटा आपके पास होना चाहिए। और आपकी नाक के नीचे कोई नया आदमी आता है तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा, उसको कैसे चिन्हित किया जाएगा और उसका आगे क्या करना, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। केवल इतना नहीं कहा उन्होंने इतना कहने के बाद ये कहा कि जिसकी बीट पर ड्यूटी होगी, बीएमसी के जिस अधिकारी की ड्यूटी होगी, जहां जिस एरिया में जिसका कर्तव्य बनता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कोई नया आदमी वहां पर आता है तो वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, और उसकी डिटेल्ड इंक्वायरी करना। फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें फ्लाइंग स्क्वाड क्यों नहीं बनाते? बीएमसी और पुलिस मिलकर फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जो परमानेंट वहां पर रोल आउट करे, जो परमानेंट गश्त करे। लोगों को उसका काम सिर्फ इतना हो कि वो ये पता करे कि कौन यहां पर नया आया है और ये कहां का रहने वाला है और इसका नागरिकता कहां की है, ये विदेशी है या देशी है, ये कौन सी जाति प्रजाति का कहां से है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर इसके बाद कुछ गड़बड़ पाई गई या सूचनाएं हमारे पास आई तो मैं ये मानूंगा कि आपने कंटेम्प्ट किया है, मैं ये मानूं, कोर्ट कहता है मैं ये मानूंगा कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी थी, तुम्हारी बिना मिली भगत के नहीं आ सकता। इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, हर उस बीट ऑफिसर की, हर उस इंस्पेक्टर की, हर उस थाना क्षेत्र की, हर एक उस सरकारी अधिकारी की जो जिसकी ड्यूटी वहां पर बनती है, मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता हूं और वो अकाउंटेबल होगा, वो जिम्मेदार होगा कि इस विषय पर उसके द्वारा ही बसाया गया और उसकी नौकरी या उसका जो नौकरी करने का तरीका है या वो जो नौकरी करता है उसके ऊपर सीधा वो नौकरी करने लायक है या नहीं है, उसको नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसको हम तय करेंगे। मैं समझता हूं कि जब ये कहा गया कि हम साहब अब नोट करेंगे, डिजिटल मैपिंग भी करेंगे और ये सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे और हम वो फोर्स बना देंगे और वो निगरानी के लिए बना देंगे, सब कुछ जो हाईकोर्ट कह रहा था, चूंकि 2023 से मामला चल रहा है, आज उसका निपटारा हुआ। हाईकोर्ट जो कह रहा था, बीएमसी ने सारे आश्वासन दिए, पुलिस ने सारे आश्वासन दिए और कोर्ट ने केवल आश्वासन स्वीकार नहीं किए, कोर्ट ने कहा अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी होगी और मैं तुमको दोषी मानूंगा अगर ये दोबारा मेरे पास ऐसी कोई बात आई या पिटीशन अभी जिंदा है। मैं इसकी स्टेटस रिपोर्ट आपसे मांगूंगा, भविष्य में इसकी स्टेटस रिपोर्ट और जो जो आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के विषय में कितना आपने जानकारी की, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों के आइडेंटिफिकेशन चेक किए, कितने लोगों की आपने नागरिकता चेक की, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारी अदालत में सबमिट किया जाए। मैं समझता हूं कि आम नागरिक जो इन क्षेत्रों के क्लस्टर क्षेत्रों के रहने वाले हैं वो भी सजग होना चाहिए। उनको अगर किसी पर डाउट होता है कि विदेशी नागरिक है तो तत्काल पुलिस को बताएं ताकि पुलिस उसको चिन्हित कर सके और उसका इन्वेस्टिगेशन कर सके। आपकी आशंका, आपके द्वारा जो आशंका है वो ही पूरा कर सकती है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक पूज्य मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, अधिकारियों की तो है ही है, ये नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनको जैसे ही पता लगता है कि कोई विदेशी नागरिक है या फिर उनको एक अंदेशा होता है कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक हो सकता है, कोई अनजान हमारे क्षेत्र में आया है, कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आया है, तो पुलिस को पीछे दरवाजे से ही सही लेकिन इन्फॉर्म जरूर कर दें कि साहब हमें इस व्यक्ति पर डाउट है। और अगर वो पुलिस को सीधा करने से डरते हैं तो कोई दूसरा साधन अपनाएं, संघ के पदाधिकारियों को बताएं, उस क्षेत्र में जो सभ्य समाज है जो इस विषय पर काम करते हैं उनको बताएं। कम से कम इंफॉर्मेशन आगे जानी चाहिए ताकि पुलिस के संज्ञान में वो आ जाए और पुलिस उस विषय पर इन्वेस्टिगेट कर सके। हो सकता है कि वो भारतीय नागरिक ही हो, लेकिन आप संदेह जब करते हैं, आपको जब अंदाजा मिलता है कि ये कोई नया व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आया है जिसकी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि उससे सजगता आएगी, लोग डरेंगे
और भारत में प्रवेश करने से पहले भी लोग सोचेंगे कि भारत में अब नागरिक जागरूक हो गए हैं, वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इसलिए भारत में घुसने का मतलब है समस्याओं का बढ़ना, इसलिए भारत में नहीं जाना चाहिए। एक दूसरे को सूचना देना शुरू करेंगे और एक दूसरे को इन्फॉर्म करना शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं किसी हाई कोर्ट ने पहली बार इतना ब्लंट ऑर्डर किया है, इतना साफ आदेश किया है और अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए उनकी भविष्य में जिम्मेदारी बनाती है कि जिसकी पोस्टिंग वहां पर होगी उसके समय में जिसके जो व्यक्ति वहां पर संदिग्ध आए हैं, जिसकी पोस्टिंग होगी वो जिम्मेदार होगा कि वो संदिग्ध व्यक्ति, उनकी जानकारी उनकी आंख से कैसे परे हो गया और वो व्यक्ति वहां पर आ गया। मैं समझता हूं इस आदेश को पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा करना चाहिए और तमाम हाई कोर्टों को इस तरह के निर्देश देने चाहिए ताकि सही से सजगता आ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।